गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज हम 11 दिसंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको हमारी पिछली वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे पिछले क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में भी पढ़ सकते हैं। 1 महीने की पीडीएफ आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये मिलेगी। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए। हम आपको जो पीडीएफ फाइल है वो व्हाट्सएप के द्वारा ही सेंड कर देंगे। इसके अलावा अगर आप हरियाणा जीके से संबंधित नोट्स भी पढ़ना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट haryana.district.com पर जाकर भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा शिक्षा विभाग ने स्कूलों को कब से दोबारा खोलने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया गया है 14 दिसंबर से। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के कारण बंद किए गए स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला लिया गया है। शिक्षा निदेशालय के निर्देशों के अनुसार स्कूल 14 दिसंबर को फिर से खोले जा सकते हैं। बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनज़र और कोविड-19 की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल 10वीं व 12वीं की कक्षा के लिए ही स्कूल खोले जाएंगे। 9वीं व 11वीं कक्षा के लिए जो स्कूल हैं वो 21 दिसंबर को खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से ये आदेश सरकारी के साथ साथ प्राइवेट विद्यालयों पर भी लागू किए जाएंगे। स्कूलों में आने से पहले विद्यार्थियों की सामान्य स्वास्थ्य जांच संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा किसी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक से करवाई जाएगी। संबंधित चिकित्सक के द्वारा स्वास्थ्य जांच के बाद यह प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा कि अमुक विद्यार्थी में कोरोना के लक्षण हैं या फिर नहीं है और उसका स्वास्थ्य जांच सामान्य है या नहीं है। चिकित्सक की ओर से दिया गया प्रमाण पत्र विद्यार्थी को स्कूल में प्रवेश के समय दिखाना होगा। साथ ही स्वास्थ्य जांच पत्र स्कूल में प्रवेश के दौरान 72 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए। स्कूल आने वाले विद्यार्थियों के माता पिता की अनुमति भी पहले की तरह ही अनिवार्य रहेगी। स्कूलों में प्रवेश के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों व अध्यापकों के तापमान की हर रोज जांच की जानी जरूरी होगी। सामान्य से अधिक तापमान पाए जाने पर स्कूल से संबंधित विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे सभी विद्यार्थियों का डाटा संबंधित विद्यालय की ओर से ऑनलाइन भी करना होगा। इसके बाद है, प्रदेश के कितने नगर निगम के मेयर व पार्षदों के चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू होगी? तो ये शुरू होगी 3 जिलों के अंदर। एक तो पंचकुला है, दूसरा अम्बाला और तीसरा सोनीपत। हरियाणा में 3 नगर निगमों पंचकुला, अम्बाला और सोनीपत के मेयर व पार्षदों तथा नगर परिषद रेवाड़ी समेत विभिन्न शहरी निकायों के चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। इसके साथ ही चुनाव के लिए नामांकन भी शुरू किया जाएगा। 3 नगर निगमों समेत विभिन्न शहरी निकायों के 27 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि 16 दिसंबर तक चलेगी। भाजपा व जसपा मिलकर निकाय का चुनाव लड़ेंगे। मेयर की तीनों सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशी उतारेगी, जबकि कुछ वार्डों में पार्षद की सीटें जसपा को दी जा सकती हैं। इसका फैसला जिला स्तर पर ही होगा, जबकि मेयर के प्रत्याशियों के चयन के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने 12 दिसंबर को पंचकुला में चुनाव समिति की बैठक भी बुलाई है। इसके बाद है, हाल ही में हैफेड ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं FPO के साथ। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की उपस्थिति में हैफेड कॉर्पोरेट कार्यालय पंचकुला में हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन महासंघ लिमिटेड और किसान उत्पादक संगठनों के बीच आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार ने किसान उत्पादक संगठन के उत्पादकों को हैफेड बिक्री आउटलेट के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया है। हरियाणा के किसान उत्पादक संगठनों को सहायता प्रदान करने के मद्देनज़र हैफेड ने शहद मुरब्बा, सेब मुरब्बा, हरड़ मुरब्बा, अदरक मुरब्बा, लहसुन मुरब्बा को अपने उपभोक्ता उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए किसान उत्पादक संगठनों को विपणन सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके बाद है, हाल ही में किसने यह आदेश दिया है कि वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति में रह रहे करीबी रिश्तेदार को उन्हें गुजारा भत्ता देना ही होगा? तो ये क्या है?
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट किया है कि एक संतानहीन 64 वर्षीय 100% दिव्यांग व्यक्ति के स्थान पर रह रहे उसके करीबी रिश्तेदार को गुजारा भत्ता देने का आदेश किसी भी प्रकार से गलत नहीं हो सकता है। अंबाला के डीसी ने हरीश कुमार को अपने चाचा नरेंद्र नाथ को 8,000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ हरीश कुमार हाईकोर्ट पहुंचे। हरीश ने दलील दी कि नरेंद्र नाथ के और भी रिश्तेदार हैं जो बेहद अच्छी कमाई करते हैं, फिर गुजारा भत्ता का आदेश सिर्फ उसके लिए ही क्यों। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि नरेंद्र नाथ के पिता ने जो दुकान शुरू की थी उसी में उसे घुसने से रोका जा रहा है। ऐसे में नरेंद्र नाथ के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। इसके साथ ही नरेंद्र नाथ की मां के नाम से जो घर था उसे भी याचिका के पिता के द्वारा धोखे से अपने नाम कराने का आरोप भी है। ऐसे में नरेंद्र नाथ के पास आय का कोई साधन नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है कि या तो गुजारा भत्ते की राशि का भुगतान किया जाए या फिर नरेंद्र नाथ को दुकान का आधा हिस्सा भी दिया जाए। इसके बाद है गुरुग्राम के किस गांव में श्री शीतला माता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। तो ये किया जाएगा खेड़की माजरा गांव में। तो यहाँ पर खेड़की माजरा गांव के अंदर 650 बेड का ये अस्पताल बनाया जाएगा, जिसमें 100 बेड क्षमता का ट्रामा सेंटर भी बनाया जाएगा और ये हॉस्पिटल आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और इसके अंदर चिकित्सीय शिक्षा के लिए 250 सीटें भी आरक्षित की जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर हॉस्टल के साथ साथ स्टाफ के लिए आवासीय सुविधाएं भी अवेलेबल की जाएंगी। इसके अलावा गुरुग्राम के विकास प्राधिकरण की बैठक भी हुई थी, जिसमें जनहित के काफ़ी अच्छे फैसले लिए गए थे, जिसमें हीरो होंडा चौक से कैप्टन उमंग भारद्वाज चौक तक की सड़क की चौड़ाई 30 मीटर से बढ़ाकर 60 मीटर की जाएगी। धनवापुर में 75 MLD क्षमता तथा बहरामपुर में 90 LMD क्षमता की 2 टर्शरी ट्रीटमेंट यूनिट का निर्माण भी किया जाएगा। CPR के साथ साथ ड्रेन का जो निर्माण है वो भी यहाँ पर किया जाएगा। तो ये विकास कार्य भी यहाँ पर किए जाएंगे। इसके बाद है फतेहाबाद के किस गांव में प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित संग्रहालय बनाया जाएगा। तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सके सबसे पहले। इसका आंसर है कुनाल में। सभ्यताओं से रूबरू होने की कड़ी में सबसे प्राचीन हड़प्पा पूर्व सभ्यता का पुरातात्विक स्थल कुनाल भी जुड़ गया है। अब यहाँ भी साइट पर म्यूजियम अर्थात संग्रहालय बनाया जाएगा। करीब 7,000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेषों को समेटे इस स्थल पर संग्रहालय की मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दे दी है। अपने प्रोजेक्ट की CM से मंजूरी के बाद राज्य पुरातत्व विभाग ने इसका वैचारिक प्रारूप आर्किटेक्चर्स विभाग को भी भेज दिया है। कुनाल में पहली बार वर्ष 1985 में पुरातात्विक खुदाई हुई थी। तब से लेकर अब तक अलग अलग चरणों में 12 बार यहाँ पर खुदाई हो चुकी है। इस दौरान हीरे का हार व चांदी का मुकुट सहित मनके, मोती, बलियाँ, बोन्स, सिलवटे, सिरेमिक्स सहित अनेक अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। इस म्यूजियम का व्यापक लाभ ग्लोबल स्तर पर मिल सकता है। कारण यह है कि यह सबसे प्राचीन पुरातात्विक स्थलों में से एक है। सरकार ने इसे संजीदगी से लेते हुए इसकी जो स्वीकृति है वो दी है। कुनाल की प्री हड़प्पन साइट पर संग्रहालय बनाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है। राज्य पुरातत्व विभाग के अनुसार इस साइट पर म्यूजियम पर लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत का आकलन किया गया है। भव्य स्वरूप के साथ बनाए जाने वाले इस संग्रहालय में देश भर के शोधकर्ता अपने शोध कार्य पूरा कर सकेंगे, तो सामान्य विद्यार्थी अर्थात देश के भविष्य अपने अतीत से भी यहाँ पर रूबरू हो सकेंगे। सालों से खुदाई के दौरान मिले प्री हड़प्पन अवशेषों पर आधारित इस संग्रहालय से आम नागरिक अथवा देश विदेश के पर्यटन भी अपनी जानकारी बढ़ाएंगे। राज्य पुरातत्व विभाग का कहना है कि राखी गढ़ी व पिंजौर की तर्ज पर यहाँ भी साइट म्यूजियम का निर्माण होगा। तो ये जो संग्रहालय है इसका जो डिजाइन बनाया जाएगा वो कैसे बनाया जाएगा वो भी हम जान लेते हैं। यह साइट की तरह ही टीला नुमा होगा। दूर से देखने पर टीले से जुड़ा ही यह दिखाई देगा। इसकी छत पैरामेट्रिक की तरह होगी। अवशेष के रूप में मिले सिरेमिक बाहरी दीवार पर उकेरे गए चित्रों से सुसज्जित की जाएगी।
गैलरी में हल्के पीले रंग के पत्थर का फर्श होगा। वेंटिलेशंस आधारित जो गैलरी होगी वो बनाई जाएगी। चैन लिंक फेंसिंग से बाउंड्री बनाई जाएगी। गर्मी संतुलित रखने के लिए हरियाली रखी जाएगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के साथ ये संग्रहालय बनाया जाएगा। कॉम्प्लेक्स में सोलर सिस्टम भी लगाए जाएंगे। प्रवेश द्वार पर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का लोगो लगाया जाएगा। तो ये सुविधाएं यहाँ पर लगाई जाएंगी। इसके बाद है हरियाणा में कितने किसान उत्पादक संघ बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 1000 उत्पादक संघ। हरियाणा में छोटे और सीमांत किसानों की भी अपनी कंपनी होगी और राज्य सरकार उनको बाजार उपलब्ध करवाएगी। मोदी सरकार देश भर में करीब 10,000 किसान उत्पादक संघ बनाने जा रही है। इसमें से 1000 किसान उत्पादक संघ अकेले हरियाणा सरकार बनाएगी। हरियाणा सरकार 486 एफपीओ तैयार भी कर चुकी है, जिसके साथ करीब 75,000 किसान जुड़ गए हैं। कम से कम 1 लाख और किसानों को एफपीओ से जोड़ा जाने वाला है। केंद्र व राज्य सरकार का मानना है कि परंपरागत खेती का मोह छोड़कर एफपीओ से जुड़ने वाले किसान अपनी आय में जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी कर सकेंगे। अगर अकेला किसान अपनी पैदावार बेचने जाता है तो उसका मुनाफा बिचौलियों को मिलता है। कम से कम 11 किसान और अधिकतम कितने भी किसान संगठित होकर एफपीओ बना सकते हैं। एफपीओ कोई भी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाकर अपने उत्पादों को नई सेप देकर मार्केट में उतार सकते हैं। ऐसा करने से प्राप्त होने वाला लाभ एफपीओ से जुड़े तमाम किसानों में बराबर बांटा जाएगा। इसके बाद है हरियाणा का कौन सा जिला सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं के जरिए पढ़ाई करवाने वाला पहला जिला बना है? तो ये बना है करनाल। प्रदेश में करनाल पहला ऐसा शहर बना है जहां पर राज्य के स्कूलों में बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम में शिक्षा मिलेगी। सीएम मनोहर लाल ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट शिक्षा परियोजना का उद्घाटन किया है। स्कूलों में स्मार्ट क्लास के साथ साथ बिल्डिंग एज लर्निंग एड के तहत कमरों की दीवारों पर विज्ञान व गणित जैसे विषयों के मॉडल बनाए गए हैं ताकि विद्यार्थी इन्हें देखकर कुछ सीख सकें। इस प्रोजेक्ट पर 3.67 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। स्कूलों के मैथमेटिकल स्पार्क में ज्योमेट्री के सभी कॉन्सेप्ट्स को 3D शेप्स में बनाया जाएगा ताकि बच्चे एक्सपीरियंस लर्निंग यानी कि खेल खेल में ही सीख सकें। स्मार्ट क्लासों में इंटरेक्टिव डिस्प्ले के साथ स्मार्ट फीचर होंगे, जिसके लिए 55 इंच की बड़ी स्क्रीन भी लगाई जाएंगी। हर ऐसे रूम में 2-2 कमरे व एक कंप्यूटर भी दिया गया है। इसके साथ साथ 8 स्टेम लैब व इतनी ही रोबोटिक्स लैब भी बनाई गई है। स्टेम लैब में विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा उपकरणों से प्रैक्टिकल करेंगे, जबकि रोबोटिक्स लैब में किसी भी चीज़ का मॉडल बना सकेंगे। प्रत्येक स्मार्ट क्लासरूम में प्रवेश पर विद्यार्थी की हाजिरी के लिए एक मशीन रहेगी, जिसमें बायोमेट्रिक, फेस डिटेक्शन, कार्ड रीडर यानी 3 तरीकों से हाजिरी लगाने का प्रावधान किया जाएगा। इन सब के अतिरिक्त प्रिंसिपल रूम में हर क्लासरूम की मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहेगी, जिससे कि प्रिंसिपल बैठे बैठे स्क्रीन पर क्लास की हर गतिविधि को आसानी से देख सकेंगे। इसके बाद है हरियाणा के मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन ने संबंधित अधिकारियों को किस योजना के तहत बायोगैस प्लांट लगाने के लिए प्रदेश में गौशालाओं का सर्वेक्षण एवं मैपिंग करने के निर्देश दिए हैं? तो ये दिए गए हैं गोवर्धन योजना के तहत। हरियाणा के मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन ने संबंधित अधिकारियों को गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट लगाने के लिए प्रदेश में गौशालाओं का सर्वेक्षण एवं मैपिंग करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन प्लांटों से गांव में सस्ती दरों पर बिजली या खाना पकाने के लिए गैस मुहैया कराई जा सके। इसके बाद है हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर कृषि कानूनों में कॉन्ट्रैक्ट खेती के प्रावधान के अनुसार बड़े सहकारी संघ बनाए जाएंगे, जिससे किसानों की सभी प्रकार की फसलों को व्यवस्थित ढंग से खरीदा जाएगा। प्रदेश में कितने सहकारी संघ बनाए जाएंगे? तो ये सहकारी संघ बनाए जाएंगे 14,000। हरियाणा देश में पहला ऐसा राज्य होगा जिसके किसान के खेत में होने वाली हर प्रकार की पैदावार को व्यवस्थित ढंग से खरीदा जाएगा। राज्य में कृषि कानूनों में कॉन्ट्रैक्ट खेती के प्रावधान से बड़े सहकारी संघ बनेंगे। इसके साथ ही 3 कृषि सुधार कानून लागू होने के बाद हरियाणा मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव फेडरेशंस के गठन का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। इसके तहत राज्य के प्रत्येक जिले में 600 की औसत से करीब 14,000 सहकारी समितियां गठित की जाएंगी।
इनके माध्यम से न सिर्फ किसान के खेत से पैदावार खरीदी जाएगी बल्कि समितियां अपने बिक्री केंद्रों के माध्यम से पैदावार को आम उपभोक्ताओं तक भी पहुंचाएंगी। हमकोफेड के चेयरमैन हुकमचंद बाटी बताते हैं कि 3 कृषि सुधार कानूनों में खेती में अनुबंध के कानून से यह संभव हो पाएगा। किसान मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवा अध्यादेश 2020 के तहत बड़ी कंपनियां ही नहीं बल्कि सहकारी समितियां भी किसान से उसकी उपज का भाव और खरीद तय कर सकेंगी। हेमकोफेड पहले चरण में किसानों को फल सब्जियां बोने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके साथ ही किसान की फसल उसके खेत के थोक मंडी के भाव पर लेकर अपने बिक्री केंद्रों पर बेचेगा। इसकी शुरुआत फरीदाबाद जिले में 11 दिसंबर से की जाएगी। इसके बाद किसान को आधुनिक तकनीक व बीज आदि उपलब्ध कराने की सहूलियत भी हेमकोफेड करेगा। यदि सहकारी समितियों के बिक्री केंद्रों पर माल की बिक्री नहीं होती है तो उनसे संबंधित अन्य खाद्य पदार्थ बनाने वाले लघु उद्योगों से भी संपर्क किया जाएगा। ये खाद्य पदार्थ भी सहकारी समितियों के बिक्री केंद्रों पर ही बेचे जाएंगे। अभी तक के आंकड़े हैं कि किसान की 40% सब्जियां वैध हो जाती हैं। इनकी व्यवस्थित बिक्री का प्रावधान नहीं हो पाया है। जब न्यूनतम 200 सदस्यों की एक सहकारी समिति अपने आसपास के किसानों से उसकी सब्जियों की फसल खरीदकर उसे अपने ही बिक्री केंद्रों पर बेचेगी तो निश्चित तौर पर व्यर्थ होने वाली सब्जियों की जो मात्रा है वो काफ़ी हद तक घट जाएगी। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम अपना रिवीजन टेस्ट लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा शिक्षा विभाग ने स्कूलों को कब से दोबारा खोलने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया गया है 14 दिसंबर से। प्रदेश के कितने नगर निगम के मेयर व पार्षदों के चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू होगी? तो ये होगी 3, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत के मेयर व पार्षदों की चुनाव प्रक्रिया। हाल ही में हैफेड ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं FPO के साथ। हाल ही में किसने यह आदेश दिया है कि वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति में रह रहे करीबी रिश्तेदार को उन्हें गुजारा भत्ता देना ही होगा? तो ये दिया है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने। गुरुग्राम के किस गांव में श्री शीतला माता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा खेड़की माजरा गांव में। हरियाणा के किस जिले में प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित संग्रहालय बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा फतेहाबाद में। हरियाणा में कितने किसान उत्पादक संघ बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 1000 उत्पादक संघ। हरियाणा का कौन सा जिला सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं के जरिए पढ़ाई करवाने वाला पहला जिला बना है? तो ये बना है करनाल जिला। हरियाणा के मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन ने संबंधित अधिकारियों को किस योजना के तहत बायोगैस प्लांट लगाने के लिए प्रदेश में गौशालाओं का सर्वेक्षण एवं मैपिंग करने के निर्देश दिए हैं? तो ये दिए हैं गोवर्धन योजना के तहत। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर कृषि कानूनों में कॉन्ट्रैक्ट्स खेती के प्रावधान के अनुसार बड़े सहकारी संघ बनाए जाएंगे, जिससे कि किसानों की सभी प्रकार की फसलों को व्यवस्थित ढंग से खरीदा जाएगा। प्रदेश में कितने सहकारी संघ बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 14,000 सहकारी संघ। तो यहाँ पर हमारा जो रीजन टेस्ट है वो भी खत्म होता है। अब हम कल के प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा की बेटी मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन की एशियन रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है, इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। गोल्डन गर्ल मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन की एशियन रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची हैं। चाइना की वांग केन दूसरे स्थान पर व रिपब्लिक ऑफ कोरिया की किम मिन ज्यूंग तीसरे स्थान पर है और भारत की यामिनी देसवाल यहाँ पर चौथे स्थान पर रही है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पंचकुला, हिसार, अंबाला या सोनीपत। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।